नमस्कार, जेके 24/7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का चौथा दिन है। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा के सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं कुछ किसान दिल्ली के निरंकारी समागम मैदान में मौजूद हैं। आंदोलन के बीच किसानों ने तय किया है कि वे अभी सिंगू बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करेंगे और बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में नहीं जाएंगे। इसके अलावा किसानों ने तय किया कि वे रोजाना 11 बजे मीटिंग करेंगे और रोजाना आगे के आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि वो प्रदर्शन तो रामलीला मैदान में होता है, तो हमें निरंकारी मैदान में क्यों भेजा जा रहा है, जो कि एक निजी संस्था है। सिंगू बॉर्डर पर पहले से मौजूद किसानों के अलावा यहां पर पंजाब और हरियाणा से और भी किसान पहुंच गए हैं, जिससे एकत्र किसानों की संख्या बहुत बढ़ गई है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह से सीमा पर आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें ब्लॉकेड की वजह से कई किलोमीटर पैदल तक चलना पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से कहा कि वो अगर किसान चाहते हैं कि भारत सरकार उनसे जल्दी बातचीत करे तो उन्हें आंदोलन के लिए निर्धारित जगह पर जाना होगा। बीती रात आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने निरंकारी समागम ग्राउंड पहुंचकर किसानों का हालचाल जाना। उस दौरान उन्होंने कहा कि लोग जब तक यहां पर रहेंगे हम लोग उनका पूरा ख्याल रखेंगे। यूपी के पूर्व सीएम मायावती प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आ गई। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करने की बात कही है। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि किसानों के साथ आतंकी जैसा बर्ताव हो रहा है। सीएम मनोहर लाल के निजी सचिव अभिमन्यु यादव ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को रोकने के लिए पंजाब के सीएम को करीब 11 बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि वो मनोहर लाल से फोन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पंजाब से हरियाणा में दाखिल हो रहे किसानों पर पुलिस कार्रवाई की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरे किसानों पर जो निर्दयता दिखाई गई है उस पर मनोहर लाल माफी मांगे। जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक मैं उनसे बात नहीं करूंगा। कैप्टन ने हरियाणा सीएम पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब अपने किसानों को नहीं रोक रहा, क्योंकि विरोध करना उनका हक है। आप उन्हें क्यों रोक रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी थी। सीएम योगी के हैदराबाद दौरे के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि जो शख्स हैदराबाद का नाम बदलना चाहता है उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन नाम नहीं बदलेगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में इतने लोगों को बुला लिया है, अब खाली डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी है। वो भी कुछ आ जाए तो कुछ हो जाएगा। 2 दिसंबर को सुशील मोदी राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। इस दौरान बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली में इसके तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो किसी भी हाल में अपराध पर नियंत्रण रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में देव दीपावली पर्व के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी जायजा लेंगे और सारनाथ पुरातत्व स्थल भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने कोबरा 206 बटालियन के जवानों पर आईईडी से हमला कर दिया। इसमें हमले में एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गया, जबकि 9 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को एचडीयू से हटाकर फिर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 93,92,920 हो गई है। वहीं अब तक कुल मृतकों की संख्या 1,36,696 हो गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 41,810 मरीज संक्रमित हुए। वहीं इस दौरान 496 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। राजधानी दिल्ली में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार में कुछ कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 4,998 नए मामले सामने आए और 89 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में इस समय में एक्टिव केसेस 36,578 हैं, जबकि रिकवरी रेट शनिवार को कुछ सुधार के साथ 91.89% रहा। बीते 24 घंटे में 6,512 मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर लौट गए। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया है कि जिसके तहत 50% सरकारी कर्मचारी ही ऑफिस जा सकेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि जो लोग मास्क नहीं पहनते उनसे जुर्माना वसूलें और अगर तब भी नहीं सुधरते हैं तो उन्हें कोविड सेंटर में सेवा के लिए भेजा जाए। राजस्थान सरकार ने कोरोना मरीजों की जांच के लिए आरटी-पीसीआर की जांच के कम दाम और कम किए जाएं। निजी अस्पतालों और प्राइवेट लैब में जांच के लिए अब 800 रुपए चुकाने होंगे। भोपाल में शिवराज सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन टीम ने भोपाल रेलवे स्टेशन के पास ईरानी डेरे के अवैध कब्जे वाली जमीन पर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार ईरानी डेरे में करीब 12,000 वर्ग फीट जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसे जिला प्रशासन की टीम ने शनिवार को बुलडोजर चलाकर तोड़ा। पंजाब के गुरदासपुर जिले में बाटला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग पेडलर्स के साथ 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में आरोपी अलग अलग गैंग से हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में सर्दी का कहर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने दक्षिणी राज्यों में 1 दिसंबर से दोबारा भारी बारिश शुरू होने का अनुमान जताया है। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा सर्द नवंबर रिकॉर्ड किया है। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार सूखा बना हुआ है, लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में कोहरे का असर बढ़ने लगा है। सुजानपुर में पूर्व सैनिकों ने सैनिकों के लिए तैयारियां की जा रही ड्राफ्ट में विरोध में रैली निकाली और कहा कि अगर केंद्र सरकार सैनिकों के पेंशन के साथ छेड़छाड़ करती है तो पूर्व सैनिक सड़क पर उतरेंगे। फतेहपुर में यमुना नदी की धारा से बालू निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खनन माफिया सरेआम एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी हिसार के बीजेपी कार्यालय में मंडल अध्यक्षों के ट्रेनिंग शिविर में पहुंचे। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के प्रदर्शन में बल प्रयोग से दबाने को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और पैदल मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की। गुरुग्राम में घरेलू विवाद के चलते मां ने की 4 बेटियों की गला रेत करके हत्या। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारवाही के गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने नशा मुक्ति अभियान चलाया और रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का मास्टर प्लान तैयार। रोहतक में बुजुर्ग महिलाओं ने मोर्चा संभालते हुए बीच सड़क पर लंगर लगाया। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने बीजेपी से मुस्लिमों को टिकट नहीं देने की बात कही है। अथड़ी रोटरी क्लब में प्रतिभावान शिक्षकों और छात्र छात्राओं को प्रतिभा पुरस्कार बांटा गया। कटिहार में 2 दिनों से लापता युवक का शव नदी से बरामद किया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अनूपपुर के रामनगर में एक युवक का शव तालाब में तैरते हुए मिला। बताया जा रहा है कि मृतक पत्नी से विवाद के बाद घर से निकला था। सीतापुर डीएम ने संयुक्त टीम का गठन करते हुए ग्राम पंचायत की जांच करने का फरमान सुना दिया है। जिला जांच में जिला प्रशिक्षण अधिकारी को भ्रष्टाचार के कई अहम सबूत देखने को मिले। बहेड़ी में एक बैंकेट हॉल में 2 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें बैंकेट हॉल में भागदौड़ मची। पुलिस ने दूल्हे के भाई समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साहिबगंज में आदिम जनजातियों की खेती जमीन पर पत्थर माफियाओं का अवैध कब्जा जारी है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। साहिबगंज को पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 नकाबपोश आरोपियों को लूटे हुए मोबाइल फोन के साथ दबोचा गया है। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर गाजीपुर पहुंचे। लव जिहाद कानून पर कहा कि अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है तो उसे रोकने की सभी को जिम्मेदारी है। फारबिसगंज में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताया। बाल श्रमिकों से भी काम कराया जा रहा है।
सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की 591वें प्रकाश पूर्व पर जालंधर में एक भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जहां लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए। जांजगीर चांपा के धार्मिक नगरी शिव नारायण में एक दिवसीय मानक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। मंत्री शांति धारीवाल का जोधपुर दौरा रहा। जोधपुर के भावी विकास को लेकर के ये मंथन किया गया। बीजापुर जिले आबकारी इंस्पेक्टर महादेव पुजारी के मार्गदर्शन के चलते एक मठाधीश के मठ पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मठ के ग्राउंड में गांजे के 5 फुट ऊंचे पौधे पाए गए। पटना की सड़कों को जाम से मुक्त कराने कमिश्नर और कलेक्टर पैदल ही निकल पड़े और महाअभियान चलाकर कार्रवाई की। देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25,000 का इनामी बदमाश को गोली लग गई। वहीं पुलिस का एक सिपाही भी घायल हो गया। बहादुरगढ़ में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों को समर्थन दिया और नगर परिषद को आंदोलनकारी किसानों के शौचालय और नहाने की व्यवस्था के निर्देश दिए। झज्जर में किसानों ने हरियाणा सीएम मनोहर लाल का पुतला फूंका और मुख्यमंत्री के हरियाणा के किसानों के आंदोलन में शामिल न होने के बयान का विरोध किया। बागपत में हलवाई की गोली मार करके हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में ट्यूशन पढ़ाने गई छात्रा गायब हो गई। दूसरे समुदाय के लड़के पर गायब करने का आरोप लगा है। परिजनों सहित हिंदू संगठन ने थाने का घेराव किया। गिरिडीह में गुरु नानक देव की 591वें जन्मदिन के अवसर पर चौथी प्रभात फेरी निकाली गई। लंगर भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रम भी रखे गए। गिरिडीह में स्टील फैक्ट्री में देर रात एक क्रेन चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन मामले को सड़क हादसे में तब्दील करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने मुलायम सिंह को आतंकी बताया और पूर्व मुख्यमंत्री पर पूर्व सांसद मुनव्वर हसन को ठिकाने लगवाने का आरोप भी लगाया। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत में 28 से 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वहीं पेट्रोल की कीमत में 19 से 21 पैसे तक की बढ़त देखी गई। एचडीएफसी बैंक को एक बड़ी सफलता मिली है। एचडीएफसी बैंक मार्केट कैपिटल 8 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर पीटर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पीएनबी ने 1 दिसंबर से कैश निकालने का नियम बदलने का ऐलान किया है। 1 दिसंबर से बैंक ओटीपी बेस्ड कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रहा है। आईआरडीए ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस डील को मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए लाइव सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख अगले साल 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। बिग बास्केट ने मार्च के महीने में देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से मात्र 2 दिन के भीतर अपने 80% कर्मचारियों को गंवा दिया था। कोर सेक्टर के उत्पादन में लगातार 8वें महीने गिरावट दर्ज की गई। 8 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का उत्पादन अक्टूबर में 2.5% गिर गया। बर्गर किंग का आईपीओ 2 दिसंबर को खुलेगा और 4 दिसंबर को बंद होगा। बर्गर किंग इसके जरिए 810 करोड़ रुपए जुटाएगा। औद्योगिक कामगारों के लिए खुदरा महंगाई की दर अक्टूबर में बढ़कर 5.91% पर पहुंच गई है। दुनिया भर में अब तक 6,25,50,000 कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना से अब तक 14,57,000 लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटे में 5,70,000 नए मामले सामने आए। वहीं 9,198 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। अमेरिका में फाइजर कंपनी कोरोना वैक्सीन दुनिया में पहुंचाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट सेवा चला रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने इन उड़ानों की शुरुआत की है। कोविड-19 के मामलों में उछाल के बीच रूस 4 लाख सैन्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाएगा। बता दें कि पहले 2500 सैनिकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस भारत में पैदा हुआ था और भारत से ही दुनिया भर में फैला है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से मौत से न डरने और युद्ध में जीतने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित लगाने का आग्रह किया है। बेलारूस में विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। हालांकि लुकाशेंको ने राष्ट्रपति पद को छोड़ने का कोई निर्धारित समय नहीं बताया है। नेपाल ने चीन को झटका देते हुए देश की राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है। साइंटिस्ट मोहसिन की हत्या को लेकर ईरान ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। एडीबी ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की नीति आधारित कर्ज
कर्ज की मंजूरी दे दी है। कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर पर निशाना साधते हुए उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया है। दिवंगत संगीतकार वाजिद खान की पत्नी ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि उनके सास ससुर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सुशांत केस को लेकर शेखर सुमन ने ट्वीट किया है। उन्होंने सीबीआई, एनसीबी और ईडी की जांच की तारीफ की और कहा कि सबूतों के अभाव में वो मजबूर हैं और हमें धैर्य रखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार सौमित्र चटर्जी की पहली फिल्म अपूर्व संसार के नाम पर कोलकाता में न्यू टाउन इलाके में पार्क बनाएगी। फिल्म तमाशा के 5 साल पूरे हो गए। इस मौके पर दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर के साथ इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनदेखी फोटो शेयर की हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कप्तान फिंच ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की 28वीं 50 लगाई। इससे पहले वार्नर ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 23वां अर्धशतक पूरा किया। बता दें कि 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। पहले मुकाबले में भारत को 66 रनों की हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में धीमी ओवर गति के कारण मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। सिडनी थंडर ने WBBL के फाइनल में मेलबर्न स्टार्स को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार महिला बिग बैश लीग खिताब जीत ली है।